हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं सीवीएस इमरजेंसीज़ की। सीवीएस इमरजेंसीज़ में हमें दो जो टर्म है जो सबसे अच्छे से पता होनी चाहिए वो है बीएलएस। बीएलएस क्या होता है? बेसिक लाइफ सपोर्ट। ओके। और सेकंड टर्म है एसीएलएस जो कि होता है एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट। अब बीएलएस की बात करते हैं। बीएलएस होता है हमारा आउट ऑफ हॉस्पिटल सर्विस, कि जब भी अगर कोई पेशेंट हमारा सडनली कोलैप्स कर गया तो हमें क्या करना है उसके लिए। ओके। ये करते हैं हम कार्डियक अरेस्ट के केस में। अब कार्डियक अरेस्ट हम कैसे सस्पेक्ट करेंगे किसी पेशेंट में? कोई विक्टिम है, कोई पर्सन है, वो सडनली कोलैप्स कर गया, हमने चेक करा जो पर्सन है वो अनरिस्पॉन्सिव है। ओके। उसकी पल्स फील नहीं हो रही है, पल्सलेस है। सेकंड, ब्रीदिंग, रेस्पायर नहीं कर रहा है पेशेंट और गैस्प कर रहा है, या तो हो सकता है एपनिया में हो पेशेंट या हो सकता है गैस्प कर रहा हो पेशेंट। तो अगर ये तीनों कंडीशन है पेशेंट को, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से बीएलएस के अकॉर्डिंग उसको क्या स्टार्ट करेंगे? सीपीआर। तो हमारी बीएलएस की कंप्लीट गाइडलाइंस है जो अब हम पढ़ने वाले हैं। तो लेकिन उससे पहले हम एक बात जानते हैं कि पल्सलेस किन किन कंडीशन में होता है, किन किन कंडीशन में पेशेंट की हमें पल्स फील नहीं होगी। तो हमारे पास जो 4 कॉमन कॉजेज़ है वो है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, एसिस्टोल एंड पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ओके। तो अभी जो चीज़ सिर्फ जो अभी के लिए याद करनी है वो ये कि वीएफ और वीटी के अंदर हमारी शॉकेबल रिदम होती है। मतलब हम इसके अंदर पेशेंट को डीसी शॉक प्रोवाइड करते हैं डीफिब्रिलेटर से। ओके। जबकि एसिस्टली और पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में नॉन शॉकेबल रिदम होती है। मतलब इसके अंदर हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, अगर हम पेशेंट को डिफिब्रिलेट करें तो हम नहीं करते इसके अंदर। बट शॉकेबल और नॉन शॉकेबल रिदम इंटर कन्वर्टेबल होती है, कि हम चेक करें, कभी भी हो सकता है कि जो शॉकेबल है वो कन्वर्ट हो जाए नॉन शॉकेबल में। तो इन सब के लिए हमें चाहिए होता है डिफिब्रिलेटर। ओके। तो ये सब मैनेज होता है हमारा एसीएलएस के अंडर। बट अभी हम बात करने वाले हैं बीएलएस की। बीएलएस की हम बात करते हैं। बीएलएस के अंदर सबसे पहले हमें क्या स्टेप करना है कि सीन सेफ्टी वेरीफाई करनी है, कि पेशेंट जहाँ है हमें उसको एक फ्लैट सरफेस पे लेके जाना है। सेकंड चीज़ जो देखनी है वो हमें डेफिनेटली चेक करना है कि पेशेंट को सही में अरेस्ट है, सही में पेशेंट कोलैप्स हो रहा है। उसके लिए जो पहले चीज़ बताई थी कि पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव होगा, पल्स फील नहीं होगी। पल्स भी हमें कौन सी पल्स फील करनी है? कैरोटिड पल्स फील करनी है। हेल्प के लिए ऑब्वियसली कॉल फॉर हेल्प बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अकेले मैनेज नहीं कर सकते हो पेशेंट को। साथ में एक्टिवेट करना है एमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम। एमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम का क्या मतलब है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू जो एमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है मेडिकल टीम, उनके लिए उनको लोकेट कर सकते हो और उनको जो एमरजेंसी साइट है जहाँ आपको ज़रूरत है वहाँ के लिए हेल्प ले सकते हो उनसे। ओके। तो तब तक वो नहीं आते हैं, आपने एमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम एक्टिवेट कर दिया, उनको आपने कॉल फॉर हेल्प कर लिया, उस तब तक आपको क्या करना है? तो स्टेप्स क्या है? सबसे पहले ब्रीदिंग और पल्स चेक करनी है। पल्स कैरोटिड में फील करनी है और मिनिमम 10 सेकेंड तक आपको फील करनी है पल्स, कि 10 सेकेंड के अंदर अगर फिर भी नहीं आ रही, आपको नहीं फील हो रही है, तो हमें क्या करना है? तो अगर ब्रीदिंग भी नॉर्मल है और पल्स फील हो रही है तो पेशेंट को सिर्फ मॉनिटर करना है आपको। ओके। लेकिन अगर नहीं आ रही है, आपको ब्रीदिंग नहीं आ रही है और पल्स है पेशेंट को, तो हमें रेस्क्यू ब्रीदिंग प्रोवाइड करनी है, पेशेंट को ब्रीदिंग प्रोवाइड करनी है। वो आप माउथ टू माउथ ब्रीथ प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आपके पास बैग एंड मास्क वेंटिलेशन है, एम्बू बैग है, या कोई भी अदर सर्विसेज मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है आपकी प्लेस पे, तो उनके थ्रू आप पेशेंट को ब्रीदिंग प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन अब जो हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम पढ़ने वाले हैं, कि अगर ब्रीदिंग भी फील नहीं हो रही है पेशेंट की इस सिनेरियो में, जैसे हमने बात किया कार्डियक अरेस्ट के केस में, और पल्स भी फील नहीं हो रही है पेशेंट की, तो हमें देना है सीपीआर। सीपीआर क्या होता है? सीपीआर इज कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ओके। अब सीपीआर के कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। पहली चीज़ क्या है कि सीपीआर जो है वो आपको इफ़ेक्टिवली देना है, जितना आप इफ़ेक्टिवली दे सकते हो। तो आपको चेस्ट कंप्रेस करनी होती है, राइट? तो वो आपको पुश हार्ड एंड फास्ट, कि जितना आप हार्ड पुश कर सकते हो और जितना फास्ट कर सकते हो। आपको 30:2 के रेशो में देनी है, मतलब 30 कंप्रेशंस देने हैं आपको। जब 30 कंप्रेशंस हो जाए उसके बाद 2 ब्रेथ प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। वो डिपेंड करता है सीन के बेसिस पे कि प्लेस कौन सी है। आप माउथ टू माउथ ब्रेथ दे सकते हो या फिर बैग, जैसा मैंने पहले बोला, एम्बू बैग मेडिकल फैसिलिटीज़ है तो उनके थ्रू।
बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सीपीआर में वो चेस्ट कंप्रेशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मिस नहीं होना चाहिए हमसे, ओके। अब सेकेंड चीज़ क्या है, जब आप चेस्ट कंप्रेस कर रहे हो तो एटलीस्ट जो डेप्थ है कंप्रेस होने की चेस्ट की वो 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, दैट इज़ इफेक्टिव, ओके। साथ में 100 से 120 टाइम्स होना चाहिए पर मिनट, इतने आपके पूरे ब्रेथ्स होने चाहिए, कंप्रेशंस होने चाहिए 1 मिनट के अंदर, ओके। रेशो ये होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है ड्यूरिंग सीपीआर। अब आपने पेशेंट को सीपीआर दी, साथ में आपने हर 2 मिनट के अंदर चेक कर लिया, पल्स के लिए चेक कर लिया पेशेंट की, कैरोटिड फील कर ली, ओके। अब अगर इतने टाइम के अंदर आपके पास जो आपने इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम किया था उसके थ्रू अगर आपके पास फैसिलिटीज़ आती है, और ये हमारे पास ऑटोमेटेड डिफिब्रिलेटर, ओके। तो अगर आपके पास डिफिब्रिलेटर आता है तो आप पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हो, हमारा चेक कर सकते हो उसके थ्रू सबसे पहले कि रिदम कैसी है, शॉकेबल है या नॉन शॉकेबल। हमने बात की थी कि शॉकेबल रिदम के कॉजेज़ क्या है, तो अगर शॉकेबल रिदम है तो आपने शॉक दिया, जो हम दे रहे होते हैं 200 जूल, ओके। हमने रिदम दिया, शॉक दिया 200 जूल, जो कि हमारे पास बाईफेजिक होता है, अभी हम इतना प्रोवाइड करते हैं, वो मशीन के थ्रू होता है, उसके अंदर सेट करना होता है, और साथ में शॉक देने के बाद आपने सीपीआर कंटिन्यू करा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपको कब तक कंटिन्यू करनी है, तब तक एएलएस प्रोवाइडर्स ना आ जाए आपके पास, या फिर विक्टिम मूवमेंट शो ना करे, या पल्स फील ना हो, मतलब जो भी आपके पास चीज़ें आए, ओके। सेकेंड चीज़, अगर शॉकेबल रिदम नहीं है, जो कि क्या क्या सिनेरियो थे हमारे, एसिस्टोल था, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के केस में था, तो आपको सीपीआर कंटिन्यू करनी है, और हर 2 मिनट में आपको चेक करना है पल्स के लिए, जब तक कि आपके पास सेम टीम ना आ जाए या फिर पेशेंट मूव करना स्टार्ट ना करे, ओके। तो अब हम कुछ इम्पोर्टेंट कॉजेज़ देख लेते हैं कार्डियक अरेस्ट के, जो सबसे कॉमन और लीडिंग कॉज है। तो सबसे जो मोस्ट कॉमन और लीडिंग कॉज है वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ओके। सेकेंड इज़ कार्डियोमायोपैथीज, जिसके अंदर हमारा आता है हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथीज या टाकायासु, टाकिटसुबो, जो हमारे पास होता है कंडीशंस, जिसके अंदर भी यंग पेशेंट सडनली कोलैप्स कर जाता है, और सेम कंडीशन, ओके। देन वाल्वुलर लीजन्स, वाल्वुलर लीजन्स में आता है हमारे पास एओर्टिक स्टेनोसिस, मिट्रल स्टेनोसिस, मिट्रल रिगर्जिटेशंस, बंडल ब्रांच ब्लॉक, इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज़, टॉक्सिन्स। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं जो कार्डियक अरेस्ट कोज कर सकते हैं, ऑब्वियसली कॉजेज़ हैं, ओके। सो एटियोलॉजी ऑफ कार्डियक अरेस्ट हमने बात की। सो अब बात करते हैं रिवर्सिबल कॉजेज़ के। तो रिवर्सिबल कॉजेज़ पता होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम इनको अकॉर्डिंगली ट्रीट करके पेशेंट को बचा सकते हैं। तो सबसे पहला है हाइपोवोल्यूमिया। हाइपोवोल्यूमिया एज यू ऑल नो कि ब्लड लॉस हो रहा है, तो पेशेंट शॉक में जा सकता है ऑब्वियसली, और उसकी वजह से पेशेंट को सारे सिम्टम्स हैं। तो हम इसके अंदर आईवी लाइन मेंटेन कर सकते हैं, आईवी इंट्राओशियस, जो भी अभी हमारे पास इजीली हम जिसको भी ऑब्टेन कर सकते हैं, साथ में आईवी फ्लूइड्स देने हैं पेशेंट को। तो ये सारी जो कंडीशन है ये सारी रिवर्सिबल कॉजेज है, इसीलिए इन सबको जानना इंपॉर्टेंट है, ओके। सेकेंड इज हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया सिमिलर की ऑक्सीजन की सप्लाई देनी है, तो हमें एयरवे चेक करना है पेशेंट का, कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, साथ में वेंटिलेशन प्रॉपर है या नहीं है पेशेंट का, और ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। देन एसिडोसिस। एसिडोसिस रूल आउट करने के लिए हमें एबीजी सैंपल लेना है, दैट इज़ आर्टेरियल ब्लड गैस सैंपल। उसके अंदर हमें एसिडोसिस चेक करना है और अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है। ट्रीट करने के लिए हम सोडियम बाइकार्ब यूज़ कर सकते हैं। बाकी हमें चेक करना है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए सोडियम बाइकार्ब यूज़ कर सकते हैं। देन इज इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज़, पोटेशियम हाइपर और हाइपोकैलीमिया। तो बोथ कंडीशंस कैन कोज कार्डियक अरेस्ट। अब हाइपर कैलीमिया के अंदर हम इसके लिए हम ईसीजी निकाल सकते हैं पेशेंट की, और हाइपर कैलीमिया में हमें क्या मिलेगा, टॉल टी वेव्स, जबकि हाइपोकैलीमिया में हमें मिलेगा फ्लैट टी वेव्स, ओके। और इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज़ है, हम अकॉर्डिंगली पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। साथ में हाइपोथर्मिया कैन ऑल्सो लीड टू सिमिलर कंडीशंस। देन अनदर कॉजेज जो रिवर्सिबल है वो है टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स में हमारे पास ड्रग्स है, सीसीबीज, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, और हमारे पास जो भी ड्रग्स हैं ट्राइसाइक्लेट्स है, साथ में कार्डियक टेम्पोनेट, जिसके अंदर हम बैकस्ट्राइड, जो हमारा बैकस्ट्राइड मिलता है हमें कार्डियक टेम्पोनेट में, वो चेक कर सकते हैं, जिसमें एक मफल्ड हर्ट साउंड होती है, साथ में जो हमारे पास जेवीपी है वो डिस्टेंडेड मिलेगी, और हाइपोटेंशन मिलेगा पेशेंट को। देन टेंशन न्यूमोथोरिक्स, तो हम टेम्पोनेट के केस में पेरिकार्डियो सेंटेसिस करेंगे,
टेंशन न्यूमोथोरिक्स के अंदर हम चेक करेंगे डिक्रीज्ड ब्रेथ साउंड मिलेगी पेशेंट को, एक्सरे से देख सकते हैं। तो सेम वाइट बोर नीडल चेक करके थोड़े को सेंटेसिस करते हैं। और उसके बाद है थ्रोम्बोसिस इन केस ऑफ हार्ट, इन केस ऑफ लंग। तो दोनों केसेस में हम एंटीफिब्रिनोलिटिक्स स्टार्ट करेंगे और अकॉर्डिंगली मैनेज करेंगे। मैसिव एमआई के केस में पीसीआई करेंगे और पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केसेस में हम थ्रोम्बेक्टमी कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे हो गए रिवर्सिबल कॉजेज़। थैंक यू सो मच।